नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद ने 1989 में अपना अपहरण करने वाले यासीन मलिक को पहचाना। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट इस वर्ष दिसंबर में होगी। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइलों की खरीद के लिए भारत के खिलाफ प्रतिबंध न लगाने का फैसला किया। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज पीवी सिंधु का सामना जापान की साइना कावाकामी से होगा। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम सुबह लगभग 11:30 बजे होगा। 297 किलोमीटर लंबे 4 लेन के इस एक्सप्रेसवे का निर्माण पर लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। बाद में इसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। एक रिपोर्ट। ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले में भरतकूप के पास गोंडा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से लेकर इटावा जिले के कुदरैल गांव तक फैला हुआ है, जहां ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ मिलता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में 286 छोटे पुल और 18 बड़े पुलों के साथ ही 4 रेल पुल हैं। इसके साथ ही भूजल विभाग से हर 500 मीटर पर वर्षा जल संचयन का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के इस चौथे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को इसकी तय समय सीमा से 8 महीने पहले ही महज 28 महीनों में पूरा कर लिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस इलाके की कनेक्टिविटी में सुधार के साथ साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों के लिए हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बांदा और जालौन जिलों में इस एक्सप्रेसवे के करीब औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, जालौन। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से बुंदेलखंड का विकास होगा। विशेष रूप से बुंदेलखंड में देश के एसपी प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और उन्होंने बुंदेलखंड को प्राथमिकता के आधार पर रखा है और 8 साल में कनेक्टिविटी से जोड़ा है, उद्योग धंधों में बढ़ोतरी हो, डिफेंस कॉरिडोर दिया है, कैन भेदवा दी है और साथ ही साथ में हर घर नल की योजना के साथ बुंदेलखंड में काम किए जा रहे हैं और वो काम करना चाह रहे हैं। कभी जो बुंदेलखंड सूखे से प्रभावित रहता था, सिंचाई के लिए साधन दे रहे हैं। 8 साल में देश के एसपी प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड का चहुमुखी विकास किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान श्री बिरला संसद का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग करने को कहेंगे। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी कल राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। सरकार ने भी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए इसी दिन सर्वदलीय बैठक आयोजित की है। मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। ये सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव कराया जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव सोमवार को कराया जाएगा, जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अगले महीने की 6 तारीख को होगा। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कल चुनाव में समर्थन हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ का दौरा किया। उन्होंने सांसदों, विधायकों और अन्य भाजपा नेताओं से मुलाकात की और उनका समर्थन मांगा। श्रीमती मुर्मू ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट इस वर्ष दिसंबर में होगी। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और पूरे देश में 20 भाषाओं में संचालित होगी। सीबीएसई ने बताया कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क एक पत्र के लिए 1,000 रुपए होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विशेष रूप से सक्षम श्रेणी के लिए शुल्क 500 रुपए होगा।
सामान्य और ओबीसी श्रेणी के लिए 2 पत्रों के लिए 1200 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति और विशेष रूप से सक्षम श्रेणी के लिए 2 पत्रों का आवेदन शुल्क 600 रुपये होगा। सीबीएसई ने बताया कि परीक्षा विवरण, पाठ्यक्रम, भाषा पात्रता, परीक्षा शुल्क, परीक्षा संचालित किए जाने वाले शहर और महत्वपूर्ण तिथियों के साथ विस्तृत जानकारी सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic पर उपलब्ध है। सीबीएसई ने आवेदन करने से पहले पूरी जानकारी अच्छी तरह पढ़ लेने की सलाह दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1915 अथवा 1800-114000 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकीपॉक्स बीमारी से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विदेश से आए संदिग्ध त्वचा संबंधी रोगी के निकट संपर्क में आने से बचने को कहा गया है। इसके अलावा बीमार लोगों और संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से बचने को भी कहा गया है। सरकार ने सुझाव दिया है कि यदि किसी व्यक्ति को बुखार और शरीर पर लाल दाने दिखाई देते हैं तो उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों से परामर्श करना चाहिए। देश में मंकीपॉक्स का पहला मरीज केरल में सामने आने के बाद उच्च स्तरीय केंद्रीय दल तिरुवनंतपुरम में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहा है। ये दल स्थिति से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी उपाय करने में सहायता करेगा। कोल्लम के 35 वर्षीय एक व्यक्ति में मंकीपॉक्स की पुष्टि हुई है। ये व्यक्ति संयुक्त अरब अमीरात से मंगलवार को केरल पहुंचा था। इसे और इसके निकट संपर्क में आए व्यक्तियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी पात्र लोगों से एहतियाती कोविड रोधी टीका लेने का आग्रह किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अगले 75 दिन तक सभी वयस्कों के लिए टीका निःशुल्क देने का अभियान कल से शुरू हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 जुलाई से 75 दिन तक प्रिकॉशन डोज देश के सभी 18 एवं नागरिक को फ्री किया है। इस उपलक्ष्य में हेल्थ मिनिस्ट्री के सभी एम्प्लॉइज को प्रिकॉशन डोज देने के लिए स्पेशल सेंटर चालू किया गया है। सभी लोग प्रिकॉशन डोज लगा रहे हैं। देश के सभी 18 एबव नागरिकों को मेरा आग्रह है कि आप भी प्रिकॉशन डोज लगाइए। श्री मांडविया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार स्वस्थ और सुरक्षित भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। ये विशेष टीकाकरण अभियान का एक हिस्सा है। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में टीकाकरण अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर सभी पात्र लोगों को निःशुल्क एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। देश में अब तक 199 करोड़ 69 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। कल 20,98,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अभी तक 6 करोड़ 39 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 साल से अधिक आयु के लोगों सहित पात्र लाभार्थियों को 5 करोड़ 42 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में दूरदर्शन के नए धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रोमो जारी किया। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में धारावाहिक का प्रतीक चिन्ह जारी किया। श्री ठाकुर ने कहा कि यह धारावाहिक 10 भाषाओं में प्रसारित होगा। ये लोगों को स्वतंत्रता संग्राम को बेहतर ढंग से समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। प्रोमो एक झलक है, न केवल स्वतंत्रता संग्राम के समय जो स्वराज की कल्पना की गई, बल्कि ये झलक ये भी है कि नए भारत का नया दूरदर्शन क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको देश के कोने कोने जो विविधता भरे भारत में 10 भाषाओं में जब इसका प्रसारण किया जाएगा और ऑल इंडिया रेडियो पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा तो लाखों नहीं करोड़ों भारतवासियों तक इसको पहुंचाने का काम भी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से किया जाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। श्री ठाकुर ने स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों के योगदान को प्रकाश में लाने के लिए
आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए आकाशवाणी के प्रयासों की सराहना की। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल ने कहा कि इस धारावाहिक में स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी ने कई विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद ने 1989 में अपना अपहरण करने वाले यासीन मलिक को पहचान लिया है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी इस साल दिसंबर में होगी। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइलों की खरीद के लिए भारत के विरुद्ध प्रतिबंध न लगाने का फैसला किया है और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा जापान की सायना कावाकामी से। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कल देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। इससे पहले संसद अध्यक्ष महिंदा अभयवर्धन ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। विक्रमसिंघे को 13 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष ने कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया था। इससे पहले राष्ट्रपति के त्यागपत्र के मांग को लेकर व्यापक प्रदर्शन को देखते हुए गोटाबाया राजपक्ष मालदीव चले गए थे। उन्होंने वहां से सिंगापुर पहुंचने के बाद त्यागपत्र भेजा और इस तरह आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए भारत पर अपने कड़े अधिनियम के तहत प्रतिबंध न लगाने का फैसला किया है। इसे भारत के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। रूस से मिसाइल प्रणाली खरीदने के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों की आशंका थी, लेकिन भारत को अपने विरुद्ध इसके लागू न होने का पूरा भरोसा था। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने प्रतिबंध अधिनियम के तहत कोई पाबंदी न लगाने से संबंधित विधायी संशोधन पारित कर दिया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में भारतीय मूल के सांसद रो खन्ना के संशोधन का अनुमोदन किया। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री रो खन्ना ने कहा कि इस कदम से भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। No relationship of greater significance to the United States strategic interest than the U.S.-India partnership. It is necessary to affirm democracies. It is necessary to stop China's border aggression. It's necessary for us to lead in critical technologies. This gives a sense that while we're building this relationship, we should not be sanctioning India under CAATSA, and it also will help facilitate the India getting more of their defense from the United States and not Russia. शारजाह से कोच्चि आ रहे एयर अरेबिया के एक यात्री विमान में हाइड्रोलिक प्रणाली में खराबी की सूचना मिलने के बाद कल शाम कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूर्ण आपात स्थिति घोषित कर दी गई। बाद में विमान कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। विमान में 222 यात्री और चालक दल के 7 सदस्य सवार थे। विमान को रनवे से दूर ले जाया गया और लगभग 45 मिनट बाद उड़ानों का परिचालन फिर शुरू किया गया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद ने जम्मू कश्मीर में वर्ष 1989 में अपने अपहरणकर्ताओं यासीन मलिक और 3 अन्य की पहचान कर ली है। रुबैया सईद भी पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं। रुबैया सईद ने जम्मू में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि रोकथाम अधिनियम टाडा न्यायालय के समक्ष यासीन मलिक का नाम लिया। पीडीपी प्रवक्ता और अनिल सेठी ने बताया कि रुबैया सईद ने न्यायालय में यासीन मलिक और अन्य अपहरणकर्ताओं की पहचान कर ली है। न्यायालय में कल रुबैया सईद का बयान दर्ज किया गया। न्यायालय की कार्रवाई गोपनीय रूप से की जा रही है और इस मामले की अगली सुनवाई होगी 23 अगस्त को।
रुबैया सईद का वर्ष 1989 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के अध्यक्ष यासीन मलिक ने अपहरण किया था। उस समय रुबैया सईद के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री थे। रुबैया की रिहाई के बदले JKLF ने अपने 5 सदस्यों को छोड़े जाने की मांग रखी थी। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र की सहमति से यासीन मलिक की मांगें मान ली थीं और जेल में बंद आतंकियों को रिहा कर दिया था। राजस्थान के अनेक जिलों में तेज बारिश हो रही है। कल श्रीगंगानगर में 260 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। राज्य में इस बार वर्षा ने पिछले 44 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा है। तेज बारिश और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने श्रीगंगानगर में सभी सरकारी और निजी स्कूल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्रीगंगानगर शहर में मूसलाधार बारिश से ज्यादातर स्थान जलमग्न हो गए। मकानों और दुकानों में पानी भर गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सेना की मदद ली है। कई इलाकों में बिजली ठप हो गई और कुछ मकानों को नुकसान हुआ है। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने बताया कि सेना की मदद से निचले इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में जोधपुर और बीकानेर संभागों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। तेलंगाना में गोदावरी नदी का जलस्तर 71 फुट तक पहुंच गया है। भद्री कोथागुंडम जिले में बाढ़ की स्थिति और खराब हो चुकी है। राहत कार्यों में सेना भी शामिल हो गई है। एक रिपोर्ट। भद्राद्री कोथागुंडम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, लेकिन राज्य के बाकी हिस्सों में लगातार बारिश से राहत मिली है। गोदावरी नदी पर बने पुल का उपयोग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे भद्राचलम शहर राज्य के बाकी हिस्सों से कट गया है। बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। राज्य में 95 गांवों के करीब 21,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भद्राचलम में डॉक्टर और इंजीनियरों सहित सेना की 5 टीमों ने कल शाम राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की 10 टीमें और सिंगरेनी कोयला खदानों के बचाव दल प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य में लगे हैं। पर्यटन और अग्निशमन विभाग कर्मी विशेष नौकाओं के साथ भद्राचलम पहुंच गए हैं। राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारी N श्रीधर को विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। नदी से सटे निचले इलाकों में लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिन तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। और अब बात मौसम की। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश की भी संभावना बन रही है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल दिखाई देंगे। 1 या 2 बार बारिश या फिर गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। श्रीनगर, जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। गिलगित में दोपहर बाद या फिर शाम को बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। विशाखापत्तनम, हैदराबाद और बेंगलुरु में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार बौछारें भी पड़ेंगी। गुवाहाटी और इम्फाल में आंशिक रूप से बादल नजर आएंगे। 1 या 2 बार बौछारें वहां भी पड़ सकती हैं, जबकि गंगटोक, कोहिमा, आइजॉल, अगरतला और शिलांग में बादल तो छाए ही रहेंगे और साथ साथ 1 या 2 बार वर्षा भी होगी। ईटानगर में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और 1 या 2 बार वर्षा या बौछारें पड़ने की संभावना है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज PV सिंधु का सामना जापान के साइना कावाकामी से होगा। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन के हॉन यू को 17-21, 21-11, 21-19 से हराया। साइना नेहवाल और HS प्रणय क्वार्टर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। साइना को जापान की आया ओहोरी ने 13-21, 21-15, 20-22 से, जबकि HS प्रणय को जापान के कोदई नराओका से 21-12, 14-21, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में अर्जुन MR और ध्रुव कपिला की जोड़ी को मोहम्मद एहसान तथा हेनरा सेतियावान की इंडोनेशियाई जोड़ी से 21-10, 8-21, 17-21 से पराजय मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। कार्यक्रम आकाशवाणी से 31 जुलाई को सवेरे 11 बजे प्रसारित होगा। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 91वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि वो नमो ऐप और माई GOV पर लोगों के सुझाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर डायल करके आप संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन्स 28 जुलाई तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस कॉल देकर SMS से मिले लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री तक आप सुझाव भेज सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संग्राम की एक झलक। जुलाई 1856 को पारित हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ने ब्रिटिश शासन के तहत भारत में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध कर दिया। गवर्नर जनरल डलहौजी द्वारा तैयार और वायसरॉय कैनिंग द्वारा पारित किया गया ये कानून 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा सती उन्मूलन के बाद पहला सामाजिक सुधार कानून था। उन्नीसवीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में बंगाल में बहुविवाह और बाल विवाह आम बात थी। लड़कियों की शादी आमतौर पर बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। नतीजतन आबादी में युवा विधवाओं की संख्या काफी अधिक हो गई थी। इन विधवाओं को आमतौर पर कठोर आत्म संयम के जीवन के लिए विवश किया जाता था। कई समाज सुधारकों ने इन मुद्दों को हल करने की कोशिश की। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1856 में विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी। इस क्षेत्र में जानी मानी हस्ती करसोदास मुलजी ने विधवाओं के पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए 1852 में गुजराती में सत्य प्रकाश अखबार की शुरुआत की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे प्रमुख प्रचारकों में से एक थे और उन्होंने विधान परिषद में अनुरोध भेजा, ये प्रदर्शित करने के लिए कि हिंदू धर्म विवाह पुनर्विवाह की अनुमति देता है। विद्यासागर ने वैदिक साहित्य का उपयोग किया। अधिनियम ने हिंदू विधवाओं के विवाह को मान्य और विनियमित किया। इसमें एक पुनर्विवाहित विधवा को उसी तरह के अधिकार और विरासत देने को मान्यता दी गई जिस तरह के उसे पहली बार विवाह करने पर प्राप्त होते। ये अधिनियम उन पुरुषों को भी कानूनी रूप से संरक्षण देता है जो विधवा से विवाह करते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होने के बाद पहली शादी उत्तरी कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को हुई और दूल्हा ईश्वर चंद्र के करीबी दोस्त का बेटा था। आज हम स्वतंत्रता सेनानी उमा दत्त को भी याद कर रहे हैं, जो 16 जुलाई 1939 को शहीद हुई थी। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की निवासी उमा दत्त ने धामी राज्य के शासक के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने की मांग की। जब लोग राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, तभी अचानक पुलिस ने उनसे ध्वज छीन लिया और उसमें आग लगा दी। इस कृत्य से बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया और इसके परिणाम स्वरूप निहत्थे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलीबारी की। 16 जुलाई 1939 को हुई गोलीबारी में उमा दत्त की मौत हो गई थी। आकाशवाणी समाचार राष्ट्र की इस महान बेटी को नमन करता है। हम स्वतंत्रता कार्यकर्ता शीतल सिंह को भी आज याद कर रहे हैं।
जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। वे सिंध प्रांत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सेवारत थे, लेकिन विद्रोह के दौरान उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अंग्रेजों के खिलाफ हो रही क्रांति में भाग लिया। सिंध क्षेत्र में सेना के साथ टकराव के दौरान शीतल सिंह को पकड़ लिया गया। उन्हें 18 जून 1857 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अप्रैल 1858 में बम्बई से अंडमान की सेल्यूलर जेल भेज दिया गया, जहां 16 जुलाई 1858 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार देश के इस वीर सपूत को सलाम करता है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और मुनीश, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हाँ लवलीन जी, सबसे पहले मैं लेता हूं जनसत्ता और इसकी पहली खबर है कि संसद परिसर का उपयोग धरना प्रदर्शन के लिए नहीं हो सकता। जबकि दैनिक भास्कर जो है उसकी सुर्खी है लोकतंत्र के मंदिर में धरना प्रदर्शन और उपवास मना है। रूस से मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 खरीदने का मामला भारत को मिला अमेरिका का साथ, ये राष्ट्रीय सहारा में है। वीर अर्जुन ने इससे पहली खबर बनाया है और लिखा है भारत नहीं रुका तो अमेरिका ही झुका। डिजिटल मीडिया आएगा कानून के दायरे में, राजस्थान पत्रिका में है ये खबर। पत्र के अनुसार रजिस्ट्रेशन होगा अब अनिवार्य और नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। CUET का पहला चरण शुरू, केंद्र बदलने से परेशान रहे छात्र, ये खबर दैनिक जागरण में है। उधर हिंदुस्तान कहता है परीक्षा नहीं दे पाए छात्रों को एक और अवसर। और 75 दिन के लिए कोरोना के मुफ्त टीके का अमृत महोत्सव शुरू होने पर अमर उजाला कहता है कि पहले दिन 13 लाख से ज्यादा लोगों ने ली एहतियाती खुराक। पत्र ने यह भी लिखा है कि 200 करोड़ टीकाकरण के करीब पहुंच गया है भारत। युद्धपोत पूर्णागिरि राष्ट्र को समर्पित, ये लोकसत्य की खबर है। पत्र के अनुसार ये युद्धपोत समुद्र, आकाश और पानी के भीतर से दुश्मनों को नष्ट करने के लिए बहुआयामी क्षमताओं वाला एक विश्वसनीय युद्धपोत होगा। SAC पर जवान सीख रहे मार्शल आर्ट। नवभारत टाइम्स ने सचित्र इसे देते हुए लिखा है कि सैनिकों को इजरायली मार्शल आर्ट क्राव मागा भी सिखाया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग में दिल्ली के उच्च शिक्षण संस्थानों पर दबदबा, इस शीर्षक से दैनिक जागरण कहता है इंजीनियरिंग में IIT और मेडिकल में एम्स टॉप पर। और भारत रंग महोत्सव पर चढ़ेगा आजादी का रंग, आज से होगा आगाज। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए कहा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के इस महोत्सव में 1857 की लड़ाई में भील समुदाय के नायक टंट्या मामा के जीवन पर होगा नाट्य मंचन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद ने 1989 में अपना अपहरण करने वाले यासीन मलिक को पहचाना। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET इस वर्ष दिसंबर में होगी।
रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइलों की खरीद के लिए भारत के खिलाफ प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।